ठीक है। मेरा नाम आदित्य साहू है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबिकापुर से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हूँ 2017 में, और 2020 में जीसी रायपुर से मेरा बीटेक है। ठीक है। अब मैं चूँकि अंडर एज था, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था अपने इंजीनियरिंग के दौरान। चूँकि मेरे पास डिग्री थी, डिप्लोमा थी, तो मैं जेई के लिए एलिजिबल था। अब मैं अपने फाइनल ईयर में आरआरबी जेई का प्रिपरेशन करता था, एसएससी जेई का प्रिपरेशन करता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रह जाता था। मतलब आरआरबी जेई में 3-4 नंबर के लिए चूक गया, फिर एसएससी जेई में पॉइंट में कुछ चूक गया, तो ऐसे कुछ चूकता रहा। फिर लास्ट में एट लास्ट अभी WRD का एग्ज़ाम निकला मेरा। अगर हम लोग अपने कॉलेज के करिकुलम का बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया जाता। आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे, और कई कॉलेज तो ऐसे भी हैं जहाँ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अब खुशकिस्मती से हम लोग का डिप्लोमा कॉलेज काफ़ी अच्छा था, वहाँ नॉलेज के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया गया वहाँ से। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पढ़ने के बाद इधर पढ़ने हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, जैसे सर्वेइंग है। ठीक है, वहाँ टीचर होता है ना, कॉलेज में कोई एक आध टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो उनका सब्जेक्ट हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है माइंड में। तो उनको हमेशा अपने प्रिपरेशन में सबसे मतलब उसको एक सिक्के की तरह इस्तेमाल करिएगा, है ना, जो आपको हमेशा साथ दे ऐसा। और जैसे मेरा सर्वेइंग हो गया, मॉस हो गया, ये 2 सब्जेक्ट जो है मैं हमेशा मेरा प्रिपेयर्ड रहता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उसके लिए। मैं जब लास्ट टाइम चूका था एसएससी के पेपर में, हुआ ये कि नॉर्मलाइजेशन रूल जानते हैं आप लोग, सबको ही होता है। अब मेरा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था, लेकिन नॉर्मलाइज होकर वो कम हो गया। तो अब आप सोचिए, फर्स्ट अटैम्प्ट मैं दिया था 2017 में, एसएससी 2017 एसएससी का दिया था। उस समय कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, डिप्लोमा से जस्ट पास आउट हुए, घूमते फिरते दिला लिए एग्ज़ाम, नंबर बहुत कम आया था, मैं छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई किया, तो उस पर प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि शुरू कॉलेज एंटर किए थे रायपुर में, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं था, तो वो भी बेकार गया। लेकिन लास्ट के 2 एसएससी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके दिलाया। आप लोग कब के मतलब कोई ऐसा है जो 2020 से पहले पास आउट हुआ हो? आप हो 18 में, ओके। तो एक 30 अक्टूबर 2020 का एक पेपर था एसएससी का, काफ़ी टफ आया था वो, उसमें भी बहुत थोड़े से नंबर के लिए उसमें भी चूक गया। चलिए, ये तो था फेलियर की कहानी, क्योंकि इंसान फेलियर होके ही सीखता है ना। आप लोग इस बात को ऑब्ज़र्व करिएगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपना स्टोरी बताते हैं। अब एक जो मेन फैक्टर है, मेरा रूम पार्टनर बोलता है कि कोई अगर सफल हो जाए तो बहुत तरह की बातें करता है, ठीक ना, बहुत तरह की कहानियाँ सुनाता है, लेकिन उसका बात नहीं मानना चाहिए, फेलियर की बात माननी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मेरा कोई एग्ज़ाम निकला हुआ है, ओके। अब ऐसे ही कैजुअल बात करते हैं कि फेल होने से कैसे कैसे बचें। ठीक, एक तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि वो पॉइंट से चूकना या 10 नंबर से चूकना, वो हमेशा चूकना ही कहलाता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप भले लास्ट रैंक पे सेलेक्ट हुए या फर्स्ट रैंक पे, शुरू के टॉप 10 को छोड़ दीजिए, उन लोगों को ओनर मिलता है कि हाँ ये टॉपर्स हैं, लेकिन 11th रैंक से लास्ट सेलेक्टेड रैंक तक वो सभी सेलेक्टेड कैटेगरी में, उनको कुछ बोला नहीं जाएगा। तो आप हमेशा जो है ना वो लाइन क्रॉस करके ही तैयारी करने का कोशिश करिएगा, समझ रहे हैं आप। जैसे इस बार मैंने तय कर लिया था कि अगर निकलेगा तो निकलेगा, वो लास्ट रेंज में रहने का कोशिश नहीं करूँगा। वो एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, हम लोग सभी लगभग तैयारी के दौरान एवरेज ही रहते हैं, लेकिन जो लास्ट के 1 महीने होते हैं उस पर हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है कि लास्ट 1 महीने में हम कितने कंसिस्टेंट हैं। जैसे तैयारी के दौरान तो बहुत सारी अप डाउन होती रहती है ना, कभी परिवार में कुछ फंक्शन हो गया या फिर दोस्त की शादी हो गई या ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लास्ट के जो कुछ डेज होते हैं सिलेक्शन के, जैसे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं सारे लगभग, अभी किसी का फॉर्म भी नहीं है एसएससी को छोड़ करके। एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, इसके बाद फिर एसईएस का आएगा और कंबाइंड रिक्रूटमेंट होगा व्यापम का, ये तो तय है, आएगा ही इलेक्शन से पहले, ठीक है। तो अभी तब तक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको एक बार सबको कवर करके रखिए, ठीक है। और लास्ट में जो फाइनल टच देते हैं
जो लास्ट है उसकी एक अलग से स्ट्रेटजी बना लीजिए। आप लोग कौन कौन सी किताबें रिफ़र करते हैं मैं पूछना चाहूँगा एक बार। टेक्स्ट बुक रिफ़र करते हैं, नोट्स प्रीफर करते हैं, मतलब थ्योरी स्टडी के लिए नोट्स ही यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, नोट्स से भी चल जाएंगे, चल जाएगा। कई लोग पोस्टल पैकेज मंगा के रखते हैं। मेरा कुछ बाहर का स्टडी मटेरियल नहीं था, मतलब नोट्स मैं एक बार कोचिंग एक बार मैं कर चुका हूँ गेट का 2019 में। ज़्यादा कोचिंग में जाता नहीं था, 4-5 सब्जेक्ट ही मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। क्या है वहाँ गेट की कोचिंग में ना 10-10 घंटा पढ़ा देते हैं, मेरे से नहीं सकाता था वो सब। बस इसी वजह से मैं नहीं जाता था। फर्स्ट हाफ में जाता, सेकेंड हाफ मेरा ऑफ रहता है ऐसा। सारे दोस्त मेरे को डांटते थे, तू तेरा कोचिंग है तो यहाँ क्या कर रहा है करके। चलिए वो सब, अब आप लोग कुछ अपनी तरफ से पूछिए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऐसा कुछ जो हाँ बोलिए। नॉन टेक के लिए कुछ बताइए, कल का तो पूरा हवा ही था पेपर। ठीक है, नॉन टेक के लिए भी बात करते हैं। क्या है आप विकास नाम है ना आपका? हाँ, कल के नॉन टेक का चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देख रहे होंगे पीएससी का, जैसे प्री का एग्ज़ाम हुआ था 14 फेब को, जो पीएससी सिविल सर्विस का है, 14 को हुआ था ना शायद, कुछ लोग अपीयर भी किए होंगे आप लोग, उसका नॉन टेक देखिए। उसके बाद फिर माइनिंग का भी माइनिंग का टेक्निकल जॉब था, उसका भी एग्ज़ाम लिया था पीएससी, ठीक है। उससे पहले एक और पेपर हुआ था। तो वो उस ट्रेंड को अगर आप देखिएगा, जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं कि नहीं, व्यापम का तो खैर अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सीजीपीएससी का लगभग हर संडे को या हर नेक्स्ट संडे को कोई ना कोई पेपर होता है, भले अदर डिपार्टमेंट का ही क्यों ना हो। तो अगर उस ट्रेंड को आप देखिएगा तो सीजीपीएससी पिछले फरवरी से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिया है सबका नॉन टेक ऐसा ही आया था। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि इस बार भी टफ ही आएगा। कुछ ज़्यादा टफ आ गया वो बात अलग है, जो अभी संडे वाला पेपर था कुछ ज़्यादा टफ आ गया। लेकिन अब जो है पीएससी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, क्योंकि पिछला वाला जो एससीएस था उसका नॉन टेक्निकल काफ़ी इजी था, उसको कंपेयर करके हमको तैयारी नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग जो है आपको ऐसा नहीं है टफ पेपर आ गया ना तो इसका मतलब क्या है सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं बस। उसमें 150 में कौन बोल रहा है कि आपको 125 क्वेश्चन सही करके आने हैं, 110 क्वेश्चन। अभी तो इस वाले पेपर में जिनका 75 क्वेश्चन सही हो गया है उनका सिलेक्शन एकदम फाइनल है फर्स्ट पेपर के लिए हिसाब से। सेकेंड पेपर में भी उसको करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट के लिए 75 बहुत बेस्ट मार्क्स है, 70 मार्क्स भी एकदम सफिशिएंट है। अब उस 75 में ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि इंडिया का पोर्शन हार्ड है, छत्तीसगढ़ को हम लोग भूल जाते हैं, साइड में रख देते हैं, इंडिया का क्वेश्चन 100 ले लेते हैं और रीजनिंग का 100 ले लेते हैं, इसमें से 70 लाना है, ऐसा तो है नहीं। अब उसको 70 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप, ओके, 70 मार्क्स से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इंडिया के 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लगाने का कोशिश करें। अब बचा कितना 50, अब उसमें एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन तो बनाने का आप कोशिश करिए, वो जो लेंदी नहीं है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, और बचे 25 क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ के लगभग थोड़ा ऐसा भी नहीं था। अब देखिए क्या हो रहा है कि किताबें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें छत्तीसगढ़ की, कोको की है, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, हरिराम पटेल की है, एटी पब्लिकेशन की है। कभी आप एक दूसरे फ्रेंड्स में अलग अलग बुक है ना, एक बार रिव्यू करिएगा सभी, ठीक है। सभी में लगभग वही पॉइंट्स हैं, समझ रहे हैं आप लोग। नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं कि नहीं है बताइए, आप लोग पढ़ते हैं ना, तो सभी बुक का रिव्यू लीजिएगा। तो अब वो किताबें जो है ना आउटडेटेड हो जा रही हैं, क्योंकि पिछले 5-6 साल में ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जिसके पास देखो हरिराम पटेल जी की किताब है उसकी किताबें सब पढ़ते हैं, और ऐसा एकदम रट्टम रट्टा पढ़ते हैं। इवन हम लोग भी, हमारे पास बहुत कम टाइम था, पिछले बार हम लोग जो एससीएस के लिए आए थे तैयारी करने, 3 महीने का समय था, हम लोग भी वही फॉलो किए, रट लिए, बस चले गए ऊपर ऊपर से पढ़ करके, कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, कौन मिडिल है, ईयर याद कर लिए, ये विद्रोह कब हुआ था, वो इवेंट कब हुआ था, ऐसा, अब वो चले गए, ठीक ना। तो थोड़ा सा अब उसमें ध्यान देना है, थोड़ा सा जो है उसके, जैसे होता है ना इंटरव्यू में पूछे कि आपके अभी के गवर्नर कौन है, तो उससे पहले कल ये पांडे सर ये बात मुझे बता रहे थे, कल पांडे सर से काफ़ी लंबी बातें हुई, उन्होंने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया,
और बोल रहे थे कि इंटरव्यूअर जो हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत पूछते जा रहे थे। तो जो बगल की चीज़ें हैं ना, जैसे कुछ क्वेश्चन तो आप एकदम छोड़ ही दीजिए, एक आध छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड ले लेते हैं ना। एक आध क्वेश्चन जो आप लोग को याद आ रहा हो, पेपर दिलाए हो, थोड़ा अटपटा लगा हो, मैं उसको रिलेट कर पाऊँगा। कोई नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्वेश्चन का आंसर ना, अब जो ग्रंथ एकेडमी की किताब पढ़ते हैं ना, उसमें जिक्र किया हुआ है उसका, समझ रहे हैं? ग्रंथ एकेडमी की किताब होती है CGPSC, और क्या बोलते हैं, टूटेजा की भी किताब है। टूटेजा की किताब में उसका आंसर दिया हुआ था। हाँ, कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम जिक्र किया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन छूटेंगे यार, ठीक ना? चूँकि आप लोग टेक्निकल के साथ नॉन टेक पढ़ रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा ले करके मत चलिए। और कई लोग के मन में ये मिथ भी है कि हम लोग को CGPSC का तैयारी करना है, उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा पढ़ना है। ऐसा मत सोचिए। CGPSC जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, उसमें आपको प्री दिलाना है पहले, फिर मेंस के लिए कितना पढ़ना पड़ता है आप लोग देखे हैं? 7 पेपर होता है, समझ रहे ना? इतना मतलब विकास दिव्यकीर्ति सर भी एक बार एक YT शॉर्ट्स में आया था ना, झारखंड और CG का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा सब कुछ उन्होंने ऐड कर दिया है। तो हम लोग को क्या है, वो मेंस के जगह में एक ही दिन में सिविल इंजीनियरिंग का ही पेपर दिलाना है, ठीक ना? तो ये प्री वाले को तो प्री पे ही रखिए फर्स्ट पेपर को, मेंस वाले के जगह में हम लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग को उसमें रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है? देखिए हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा मैश हो जा रहा है, बहुत सारी बातें, मतलब अजीब अजीब। अब अभी फ़िलहाल के लिए छोड़िए कि क्या पेपर आया था क्या नहीं आया था, ठीक ना? बस एक माइंड के कॉर्नर पे रखिए कि हाँ पेपर टफ आया था, लास्ट पेपर। एक पेपर के बेसिस पे सारे एग्ज़ाम को जज तो नहीं कर सकते ना। जैसे लास्ट टाइम व्यापम JEE का PWD वाला जो पेपर था, रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था, लेकिन अभी उसके कंपैरिजन में WRD का देखिए तो काफ़ी सिंपल पेपर था, ठीक है? तो उसको जज करना अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग छोड़ते हैं, लास्ट पेपर कैसा आया था कैसा नहीं। नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन करिए। देखिए, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये सबको जाना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क करिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, आजकल सबकी मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक आप बोलेंगे तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर पाऊँगा, या फिर जैसे इंडिया का पोर्शन में ले लिया, ठीक है? न्यूमोनिक्स से पढ़ा करिए, न्यूमोनिक्स बनाकर जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, जैसे कौन सी डायनेस्टी कब आई थी, हिस्ट्री का पोर्शन अगर मैं ले लूँ तो हम लोग का हिस्ट्री शुरू होता है एंशिएंट से लेकर मेडिवल, फिर उसके बाद फाइनल तक। तो उसको कुछ कहानी की तरह या कुछ शॉर्टकट बनाकर याद करिए, वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और एक शॉर्ट नोट्स हमेशा रखा करिए अपने पास, क्योंकि एट लास्ट वही काम आता है। आप लोग फुल नोट्स बनाते होंगे या आपके पास अवेलेबल रहता होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो कैप्चर नहीं हो पाता है। और एक वर्ड ट्री मतलब सब्जेक्ट ट्री की तरह बनाया करिए। और मतलब ऐसा सब्जेक्ट ट्री का मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं मॉस का सब्जेक्ट ट्री बता रहा हूँ ना, जैसे मैं इत्मीनान से ऐसे सोचता हूँ कि मॉस में मैं क्या क्या पढ़ा हूँ। पहले स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके बाद फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, और उसके बाद फिर बेंडिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस, उसके बाद फिर मैं पढ़ा हूँ डिफ्लेक्शन एंड बीम, ठीक है? ये हो गया पहला ट्री। अब उसके ब्रांचेस पे जाइए कि स्ट्रेस स्ट्रेन में मेन हम लोग क्या क्या पढ़े थे, हुक्स लॉ पढ़े थे, पॉइजन्स रेशियो पढ़े थे, इलास्टिक मॉडलिंग पढ़े थे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में मोहर सर्कल वाला पोर्शन है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ठीक ना? तो ऐसे जो ट्री बना करके मैं बोला ना आपको, वैसे हर सब्जेक्ट का आप ट्री बनाने का कोशिश करिए। जैसे हिस्ट्री को जैसे आप डिवाइड किए हैं, तो एक बार ओवरऑल जो ओवरऑल थिंग्स है ना आपके माइंड में है ना, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते होते वहाँ तक आ जाती हैं। हालांकि क्वेश्चन इतना ऊपर से नहीं आता है, एग्जैक्ट पॉइंट से आता है। जैसे
छत्तीसगढ़ में मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो पता नहीं पीएससी वालों को क्या लगाव है हमारे झंडे से, ठीक ना। तो पूछ देंगे कि जयस्तंभ चौक में किसने झंडा फहराया, ठीक ना। तो ये उस वाले कॉन्सेप्ट से तो नहीं आएगा जो सब्जेक्ट ट्री वाले से बता रहा हूँ, उसको तो एग्जैक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन आप ओवरऑल जो है ना हमेशा माइंड में रखिए और मोटिवेटेड रहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे ओवरऑल आता है, कि हाँ मैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो इसमें ये टॉपिक है, उसमें पर्टिकुलर एक इंसिडेंट है कि हाँ ई राघवेंद्र राव जी हैं, उनका फिर ये वाला घटना बहुत पॉपुलर है, या अपने पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, उनका ये वाला घटना पॉपुलर है, कंडेल नहर वाला ये पॉपुलर है, ऐसा कर करके। अब बहुत ज़्यादा नॉन टेक का मुझे आइडिया नहीं है, टेक्निकल के बारे में मुझे प्रिय ना, मैं टेक्निकल के किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी पोर्शन से, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछेगा तो मैं रिकमेंड कर पाऊँगा, या फिर कोई किताब मेरे से पूछना चाहेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में, सारे टेक्स्ट बुक का मुझे नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग के। हाँ फिर से बोलिएगा। हाँ एसएससी जेईई का आईएएस मास्टर का प्रीवियस ईयर का जो बुकलेट है उसको तो पूरा सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले आप, और उसमें 2017 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी जेईई आप लोग रखे होंगे प्रीवियस ईयर आईएएस मास्टर का, मेड इजी का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आंसर ना डाउटफुल है। मैं पहले मेड इजी पूरा लगा चुका हूँ, उसके बाद फिर आईएएस मास्टर का लगाया था। तो आईएएस मास्टर में एक और यूज़र फ्रेंडली भी है, जैसे तुरंत क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर है, तुरंत एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। तो सबसे फर्स्ट काम तो वही करना है। मैं ना कंपटीशन के लिए 4 किताबें जो हैं फ़िलहाल रिकमेंड करूँगा, ठीक ना, जो सभी को करना ही चाहिए और मतलब तैयार होना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। पहले शुरुआत के 2 मैं बता रहा हूँ, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, और दूसरा खुरमी। जनरली इस किताब को लोग जानते नहीं, इसमें मतलब खुरमी का किताब रहता है 4500 ऐसे प्लस ऐसे कुछ लिखा रहता है सामने के फ्रंट पेज में, ठीक है। खुरमी का किताब ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता बोलते हैं। गुप्ता एंड गुप्ता भी आप सॉल्व करिए तीसरे में, ठीक ना। गुप्ता एंड गुप्ता, इसका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है गुप्ता एंड गुप्ता का, क्योंकि क्वेश्चन आता इसी से है ज़्यादातर, आप देखे होंगे। लेकिन शुरू के 2 करिए आप, इसलिए ना क्योंकि इसमें मन लगता है अच्छे से, पढ़ने का मन करता है। खुरमी इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि जब सबसे बेसिक किताब यही है, और अभी जो एसईएस का पेपर था, हालांकि ये एई का पेपर था, और ये किताब जेईई के लिए ज़्यादा रिकमेंड की जाती है जो खुरमी वाली। लेकिन अभी संडे वाले पेपर में देखे होंगे प्री टेंशनिंग के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, M40, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30, या कंजुगेट बीम जो होता है उसमें कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका शियर फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन आया था ना डायरेक्ट, वो सारी इसी किताब से थी। तो एसएससी जेईई के लिए चूँकि क्वेश्चन किया गया है, एसएससी जेईई के लिए ये दोनों किताबें कर लीजिए। और जो थ्योरीज़ हैं, चूँकि अभी कितना नवंबर में एग्ज़ाम है ना एसएससी जेईई का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना सफिशिएंट है। तो आप लोग समय को डिवाइड कर लीजिए, शुरुआत में सिंगल 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलिए, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, ठीक है। आपके पास जो भी कंटेंट है पढ़ने के लिए, सबका अलग अलग कंटेंट रहता है, कोई नोट से पढ़ता है, कोई लेक्चर जो है प्लेलिस्ट सेव करके रखे रहता है, कुछ अपने हमारे यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं जैसे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है उससे है। तो अभी तो फ़िलहाल आप एक प्रॉपर प्लानिंग करिए, उतने दिन में कुछ मार्जिन भी लेकर चलिए कि इस हफ्ते एक दिन मैं रेस्ट करूँगा, या एक दिन मेरे को हो सकता है कुछ काम आ जाएगा। तो एक प्रॉपर जो है शेड्यूल बना कर रखिए एग्ज़ाम तक का। एग्ज़ाम डेट अब वो वेरी नहीं करेगा, ठीक ना, उसी डेट पे होएगा ही। तो उसके हिसाब से आप लोग शेड्यूल बनाइए और थ्योरी को कवर करिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद फिर ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिलाइए, और ओवरऑल टेस्ट तो कम से कम 6-7 आप दिला ही लीजिए एग्ज़ाम से पहले, एसएससी जेईई से पहले। इसलिए बोल रहा ना क्योंकि अगर आप सोच के जाओगे कि वहीं पे जाकर बनाएंगे तो एसएससी जेईई में टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 2 घंटे हैं हमारे पास, और कितने क्वेश्चन हैं? 200। 50 रीजनिंग का है, एप्टीट्यूड नहीं रहता है। 50 इंडिया जीएस रहता है,
और 100 टेक्निकल। टाइम एक ही बार में खुल जाएगा, आप 2 घंटे में शुरुआत यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। और एक रिकमेंड करूँगा, तैयारी आप जैसे हो जाता है, पेपर लगा रहे हैं, सबका अलग तरीका होता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिया वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी टफ आता है देखा जाए तो। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया वाले में हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आएगा। जो लास्ट टाइम 30 अक्टूबर वाला पेपर बता रहा हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ गए थे। अब कोई एक्सपेक्ट कर सकता है 50 में 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। इस 50 में जितना बनना है वो, चूँकि हम लोग को टाइम मैनेज करना है ना, तो 120 मिनट है हमारे पास, और वहाँ की पता नहीं कंप्यूटर स्क्रीन की घड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ड्रेन होती है। अगर आप CBT दिलाए होंगे तो नज़र हटी और तुरंत फटाक से 10 सेकंड पार हो गया, पता ही नहीं चलता। तो 120 मिनट में आप इसको ना लगभग 10 से 15 मिनट में कर लीजिए। 10 से 15 मिनट में ये सारे 50 क्वेश्चन कर लीजिए, उतना हो जाएगा। और आपका अगर प्रैक्टिस बहुत तगड़ा है तो 7 से 8 मिनट में हो जाता है ये इंडिया वाला पोर्शन। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। इसके बाद फिर आप आइए टेक्निकल में। टेक्निकल में भी कैसे सरसरी निगाह से 1 से लेकर 100 तक पूरा का पूरा एक ही बार में। उसमें ऐसा है कि न्यूमेरिकल वाला जो भी थोड़ा सा भी लेंदी लगता है, जैसे SSC में कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता है। कौन सा मैं बता रहा हूँ आपको, जो वैल्यूएशन QSC का वैल्यूएशन वाला चैप्टर है ना, उसमें सिंकिंग फंड वाला एक फॉर्मूला होता है, SI/1 प्लस i⁻n-1, ये वाला फॉर्मूला शायद याद आ रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ये वाला याद करना ही मैं छोड़ दिया हूँ इसको, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होता है SSC में। अब यहाँ पे आता है, ये 5% दिया रहता है हम लोग का 1.05, और जो ईयर दिया रहता है 30 ईयर्स। अब इसको कौन सॉल्व करेगा बताओ, एग्ज़ाम में ये पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो लेकिन मैं तो अभी तक जिससे भी पूछा हूँ वो बोलते हैं कि ये हम लोग छोड़ ही देते हैं करके। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम स्किप करिए। तो यहाँ 10 से 15 मिनट में इंडिया वाला पोर्शन हो गया। ये 100 में एक सरसरी निगाह में अगर आप 70 क्वेश्चन भी कर पाए हैं या 60 क्वेश्चन भी कर पाए हैं, तो आप तुरंत से स्विच कर लीजिए इस पर। और भी ऑप्शंस रहते हैं उसमें, जैसे नॉट अटेम्प्ट, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं ना, उन लोग का भी इस्तेमाल करना समझिए, ठीक ना। कि अगर इस 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से बन जाएंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाऊंगा तो बन जाएंगे, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इस पर आ जाइए। तो ये इंडिया, जैसे मैं बनाता था ना, मैं 1 घंटे बचा के रखता था इस रीजनिंग के लिए, ठीक है। 1 घंटे इसलिए बचाता था क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन, हालांकि अब थोड़ा सा जो उसका ग्राफ है, टफनेस का ग्राफ है, मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होता जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैं जब दिलाया था तो रीजनिंग में 39 अटैम्प्ट किया था और 39 सही हुआ था, क्योंकि एक्यूरेट बनाने का मैं कोशिश कर रहा था। रीजनिंग जो है ना आपको बहुत ऊपर ले जाएगा SSC JEE के पेपर में, क्योंकि गलत होने का चांस नहीं है, और बहुत ज़्यादा हार्ड बैंक टाइप से रीजनिंग नहीं रहता है, कम ही रहता है, इसीलिए इसके लिए ज़्यादा समय निकालिए आप। टेक्निकल में कोई एक न्यूमेरिकल जिसके लिए आप 2.5 मिनट या 3 मिनट समय दे रहे हैं, और वो उसके बाद 1 नंबर मिल रहा है, उस 2.5 मिनट या 3 मिनट में अगर 3 क्वेश्चन आप रीजनिंग के बना ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन पाना है, ठीक है। कट ऑफ भी आप लोग को सभी को याद होगा, लास्ट कैसा पीरियड ट्रेंड चल रहा है, 122 गया था 2018 में, 122 गया था, ठीक है। ये शायद OBC का है, जनरल का मैं, मतलब मेरे को OBC का याद है, मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ। +3 कर लीजिएगा जनरल के लिए। इसके बाद 114 गया था 19 में, और 20 में गया था 113.8 गया था, सॉरी 14.2 गया था। उस टाइम मेरा मार्क्स आया था 114.5, कट ऑफ से ज़्यादा था रॉ मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज होके 13.9 हो गया, 0.3 मार्क्स से चूक गया था। हाँ, जनरल अवेयरनेस यार देखिए, मैं वो लूसेंट का बुक फॉलो किया था, और प्लेलिस्ट है कुछ,
चूँकि उस समय कोचिंग मैं कर नहीं रहा था और लॉकडाउन भी चल रहा था ना, तो एक आलोक, टारगेट विद आलोक करके हैं, आलोक करके हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो मैं हिंदी लेक्चर्स भी फॉलो कर सकता हूँ, इंग्लिश भी, दोनों में, मतलब मैं कंपेटिबल हूँ उसके लिए। तो टारगेट विद आलोक करके एक सर, आलोक सिंह करके एक सर हैं यूपी के, उनका चैनल है टारगेट विद आलोक। तो यहाँ से उनका जियोग्राफी फॉलो किया था। और एक प्रवीण कुमार करके सर हैं, ये बिहार के हैं, बिहार पीसीएस निकाले हुए, तो उनका हिस्ट्री का प्लेलिस्ट फॉलो किया था। 2 सब्जेक्ट वहाँ से हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो भी स्टडी पैकेज आता है ना, लूसेंट ले लीजिए या फिर अरिहंत का या कोई भी पब्लिकेशन का, चाहे हरिराम पटेल का ही क्यों ना हो, जो स्टडी मटेरियल होता है उतना सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। जो हम लोग का जनरल साइंस वाला पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला, ठीक है। कंप्यूटर बन ही जाता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का। इन्वायरमेंट, अब 1-2 ये चिल्हर लोग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा अपने को टाइम नहीं देना है जनरल अवेयरनेस में। जैसे इन्वायरमेंट का 2 या 3 क्वेश्चन आएगा ही, कंप्यूटर का 2 या 3 क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन आता है SSC JEE में, और कभी कभी 10 क्वेश्चन तक हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला करके। इसके अलावा क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स का जनरली जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ का वैसे इंडिया का, तो उससे क्वेश्चन आता है। ये इकोनॉमिक्स का हो गया। अब बच गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं तो अपने दोस्त से पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर से मुझे नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा बचपन से वीक है कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन मेरा। तो उसमें आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, बस इतना ही आपको, आर्टिकल अमेंडमेंट बोल दिया, उसमें बहुत सारे हैं, 395 जो है आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं, और अभी अमेंडमेंट भी 105 तक पहुंच चुका है, अवेयर होंगे। 104, 5 टोटल 470 है, लेकिन 395 जो है वो नंबर में है, ठीक ना, मेन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पूरा आर्टिकल से ही रिलेटेड है। आप 1 से 5 तक, फिर 1 से 4 तक, फिर 5 से 11 तक, 12 से 35 तक, उसके बाद फिर ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, तो उसी में पूरा आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। जितने भी प्रेसिडेंट के बारे में है, वाइस प्रेसिडेंट, सब उसी में तो है, आर्टिकल में ही तो है। और जो अभी नए अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो SSC JEE में आर्टिकल और अमेंडमेंट से अलग नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप उसको लगभग 20 दिन टाइम देंगे, 15 से 20 दिन, तो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हो गया, अभी मेरा ट्रिक कुछ अलग है, छोड़िए उसको। हाँ, ESC का ठीक है। देखिए ESC का जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है ना, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसका जो डेप्थ वाला क्वेश्चन होता है, जैसे जो सॉल्व करने वाला, वो केवल ESC में ही काम आता है। और फिर बहुत चांस है, मतलब बहुत कम चांस है कि वो SES में काम आए, ठीक है। तो 1 लाइनर वाला अगर आप बनाएंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, असर्शन रीजन वाला और 2-3 स्टेटमेंट वाला होता है, उसको बोल रहे हैं ना। देखिए बहुत एक्सेप्शनल केस में आता है, जैसे 19 वाले पेपर में आया था, ठीक ना। तो उन पेपर को ना थोड़ा नेगलेक्ट करके चलते हैं। 19 वाले पेपर में ना 55 न्यूमेरिकल था, 45 थ्योरी था, और जो 2 लेयर 3 लेयर आप बात कर रहे हैं ना, वैसा ही कुछ न्यूमेरिकल भी था। मतलब 15 न्यूमेरिकल ऐसा था जो बिना कैलकुलेटर का ना बने। तो आप SSC JEE के लिए तो वैसे वाले क्वेश्चन ना बनाइए। एक समरी बता रहा हूँ आपको सभी को। कभी ना एग्ज़ाम पेपर दिला करके आइए और एकदम खाली बैठिए और देखिए कि इस पेपर में मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता था, ठीक है। तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, उसी को बना करके सिलेक्शन लिया जाता है, ये याद रखिए। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन टफ वाले भी आप बना लिए, लेकिन जो सिलेक्शन है ना, वो जो कॉमन क्वेश्चन है ना, उसी के बेसिस पे होता है। 10 में से 9 एग्ज़ाम में, 1-8 एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, उसी में हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही हवा में मार दिए। मेरा एक जूनियर है,
वो मेरे से पहले ही सेलेक्ट हो चुका था। वो उससे मेरा बात होता था, तो वो हमेशा बोलता था कि आदि सर ऐसा है ना कि हम लोग हार्ड क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में, हार्ड क्वेश्चन को रट्टा मारने के चक्कर में अपना बहुत टाइम देते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसमें खाली एक्सेप्शनल क्वेश्चन को लिखे रहते हैं कि अरे ये इस एग्ज़ाम में आया था, ये पूछ दिया तो क्या होगा, वो पूछ दिया तो क्या हुआ। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर देखिए ना, अभी व्यापम WRD का पेपर देखिए, ऐसा 3 या 4 के अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ना मैच करता हूँ। चाहे अभी जो SAS का पेपर आया था टेक्निकल वाला 150 में 120 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही था, 30 क्वेश्चन ऐसा था जो सॉल्व करने वाला था और नया क्वेश्चन था। मतलब आप लोग एनालिसिस किए ना कि नहीं किए अभी तक? तो उसको आप लास्ट के लिए बचा कर रखिए सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। अभी SSC JEE के लिए बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनाइए, मैं ये सजेस्ट करूँगा, ठीक ना। जो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला है ना, जैसे इलोंगेशन निकालने का पूछ दिया या फिर बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का पूछ दिया, जो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकाला जा सकता है, उसका बस तैयारी करिए। कोई ऑनलाइन भी कुछ पूछ रहा था। ठीक है, मैं कुछ बता पाऊँगा तो ज़रूर शेयर करता हूँ उसको। बुक यार ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहा है कि CGPSC का जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसके लिए कौन सा बुक प्रीफर करें, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है ना, उसके लिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग अलग किताबें आती है, जैसे कला एवं संस्कृति हो गया, जनजाति हो गया, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप है, उसके लिए अलग अलग, ठीक है। हम लोग क्या है, संपूर्ण अध्ययन पढ़ते हैं ऊपर से, जो मेन फैक्ट्स है उसको याद करके जाते हैं, अब वो आजकल नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो बुक अगर आप पूछ रहे हैं, बुक से ही पढ़ना चाहते हैं तो सबका अलग अलग छत्तीसगढ़ के लिए ले लीजिए पढ़ने के लिए। मैं वैसा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा जो रूम पार्टनर है वो अलग अलग किताबों से पढ़ा है, सिविल सर्विस एस्पिरेंट है वो, उसको ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है तो वो अलग अलग किताबें प्रीफर करता है। और एक और मैं बोलना चाहूँगा, दृष्टि पब्लिकेशन का, विकास दिव्यकीर्ति सर का, दृष्टि पब्लिकेशन का लेटेस्ट वाला, पुराना वाला नहीं, लेटेस्ट वाला जो अर्थव्यवस्था का किताब है, इकोनॉमिक्स की किताब है वो, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब है वो, हिस्ट्री का किताब है वो, ये तीनों तो आप ले करके रख ही लीजिए। बहुत समराइज्ड वे में है, लेकिन उससे अलग क्वेश्चन नहीं आता है। और भी कई लोग मतलब रिफ़र करते हैं उसको, NCERT का जो सारांश होता है, NCERT का देखे होंगे आप लोग, हिस्ट्री का आता है, जियोग्राफी का, फिजिक्स बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो NCERT में एक बार पढ़ के देखा और दृष्टि वाला पढ़ के देखा, दृष्टि वाला काफ़ी बेहतर है उससे, ठीक है। तो CGPSC के लिए भी उस किताब से मतलब हो जाएगा पूरा प्रिपरेशन। अभी जो क्वेश्चन आ रहा था करेंट अफेयर्स वाले पोर्शन के लिए तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, करेंट अफेयर कहीं से भी पूछ सकता है, तो उसके लिए नहीं रिकमेंड कर पाऊँगा मैं। लेकिन जो अपना स्टैटिक वाला पोर्शन है, जो हमेशा स्थिर रहता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, तो वो सबको आप लोग दृष्टि वाले किताब से कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब मेरे पास आइडिया नहीं है कौन कर रहे हैं, ऐसे बस सुन के रिप्लाई कर रहा हूँ। और बताइए, किसी को और कुछ क्वेरी होगा? हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डर लग जाता है, बिल्कुल। एकदम, ये हमारे बीच में एक फ्रेंड है जो ये बोल रहा है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको तो हम आसानी से बना लेते हैं, न्यूमेरिकल बहुत हार्ड भी नहीं रहते, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, लेकिन न्यूमेरिकल देखते ही हम लोग का थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा एंजाइटी आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस से ही दूर कर पाएंगे, ठीक है।
आप अपने जैसे तैयारी करते हैं तो न्यूमेरिकल वाले जो पोर्शंस हैं ना, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, ठीक ना। शुरुआत में आप थ्योरी पोर्शन कुछ सॉल्व कर लिए एग्ज़ाम में, उसके बाद न्यूमेरिकल इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करिए। जैसे अभी लास्ट पेपर में आया था, अगर पॉइजन्स रेशियो 0.5 दिया है तो उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाउ मच टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, तो वो आसान क्वेश्चन है। हाँ, आपको ध्यान होगा वो E=2c 1 प्लस म्यू का फॉर्मूला लगता है, ठीक ना। यहाँ वैल्यू पुट किए और यहाँ से बन जाता है। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले बनाइए एग्ज़ाम में, ठीक ना। मतलब अपना जो सॉल्यूशन का जो तरीका है ना, इजी टू हाई ऐसे जाया करिए हमेशा एग्ज़ाम में भी। तो वैसे दिमाग ना अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और अचानक से सोचिएगा ना कि एक हार्ड न्यूमेरिकल को पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ और तो बाकी चीज़ें तो ऐसे ही बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके ही इस चीज़ को आप ला सकते हैं। अपने जो तैयारी है उसमें थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाएं। हाँ, तो आप न्यूमेरिकल के लिए आप ES का प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, गेट का प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। देखिए अब इसमें भी मैं कैटेगराइज कर देता हूँ ना SES के पेपर के अकॉर्डिंग। उसमें जो FM वाला पोर्शन थे ना, FM वाला पोर्शन और WRE का जो पोर्शन था, मतलब WRE के अंदर ही आता है, FM हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया और इरिगेशन हो गया। तो इसके क्वेश्चन थोड़े नए क्वेश्चन देखने को मिले थे इस वाले एग्ज़ाम में, आपको भी लग रहा होगा। लेकिन जो मॉस हो गया और स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो गया वो कॉमन क्वेश्चन ही थे, तो उसको आप लगा सकते हैं। मॉस देखिए, मॉस जो है अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखिएगा मॉस सब्जेक्ट को, तो फील्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो वन लाइनर वाला उसमें ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रहता, उसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। और कई लोग होता है ना कि मॉस में एकदम सिंपल भी क्वेश्चन पूछा है ना, एक बेंडिंग स्ट्रेस वाला रिलेशन है M/I σ/y E/R वाला, ठीक ना। अब इतने से ही क्वेश्चन पूछ देता है। मान लो एक बीम दे दिया, उसमें लोडिंग लगा दी, उसका स्पान बता दिया और उसका डायमेंशन दे दिया बीम का। ये भी क्वेश्चन आया था अभी, 50/100 का बीम है, तो 50/100 उसका डायमेंशन पता है तो I और Y पता चल गया। बीम दे दिया, बीम में लोडिंग दे दिया, उसका स्पान, तो उससे M पता चल गया। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो कई लोग इसको इन छोटे छोटे क्वेश्चन का ना तैयारी करके नहीं जाते हैं। उनको पता है कि हाँ इस रिलेशन से बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा ये सोच के जाते हैं। एक आध बार आप घर से बना कर जाइए ना इस चीज़ों को। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब हाँ आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे RCC वाला भी है, RCC वाला अगर देखिएगा तो न्यूट्रल एक्सिस का क्वेश्चन हमेशा से आता है और भी सिंगली से, डबली भी नहीं पूछता है। तो जो हम लोग का बेसिक रिलेशन है LSM के लिए 0.36 FCK BXU = 0.87 FY AST, ठीक है। इस ये रिलेशन हो गया स्ट्रेस एरिया का, ये इक्वेट किए हैं, स्ट्रेस एरिया को इक्वेट किए हैं। और एक लीवर आर्म होता है D-0.42 XU, ठीक ना। हाँ, अब इसी रिलेशन से RCC से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे एग्ज़ाम में जाने से पहले। ये जो ओवरऑल जो सबसे बेसिक चीज़ें ना उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हमें आता है, फॉर्मूला आता है तो हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स में भी, सॉइल मैकेनिक्स में पूरे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा फार्मूला सॉइल मैकेनिक्स में ही है, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो कुछ बना कर देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे जो ट्रिकी थे। जैसे कौन सा क्वेश्चन, हाँ, ठीक वो वाला क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो आप बेसिक क्वेश्चन ना बना सकते हैं एग्ज़ाम में, कुछ क्वेश्चन तो छूटेगा ही। 100% हम लोग का अटेम्प्ट नहीं होता है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में। तो न्यूमेरिकल भी आए थे इस बार, तो उसमें से लगभग 60% न्यूमेरिकल अच्छे से बनने लायक था। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया? ठीक, आप कुछ बोल रहे थे। एक मिनट ना, ऑनलाइन में, हाँ आप बोलिए। WRD में मैक्सिमम टेक्निक, अब देखिए मैं बता रहा हूँ,
जब हम लोग का आंसर की नहीं आया था, ठीक है। अब आंसर की अलग अलग कोचिंग सेंटर का देखते होंगे ना आप लोग, अलग अलग आंसर की आता है। एक कोचिंग सेंटर का मैं भी आंसर की बनाया था, ठीक है, अपने जूनियर के साथ मिलके। तो उससे मिलाया था ना, तो मेरा 98 अटैम्प्ट था उसमें, ठीक है। 98 में मेरा 88 सही हो गया था टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में मेरा क्या गलती किया कि मैं टाइम नहीं दे रहा था। 15 नंबर का क्वेश्चन आना था, छत्तीसगढ़, पॉलिटी और करेंट अफेयर्स, 3 पोर्शन मिला के 15 नंबर आना था। 15 नंबर का हमारा कंप्यूटर था, 10 नंबर का रीजनिंग था और 10 नंबर का फील्ड नॉलेज। तो फील्ड नॉलेज का कोई अल्टरनेटिव था नहीं कि उसको कहीं से पढ़ा जा सके, तो उसको मैं टेक्निकल में ही ले लिया कि हम लोग का टेक्निकल 100 नहीं 110 नंबर का, ये मान के चल गया। 10 नंबर का रीजनिंग है, उसके लिए मैं मतलब वीक में 2 बार केवल रीजनिंग बनाता था। कहाँ से रीजनिंग, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं यार, टेक्स्ट बुक हो गया, बाकी सब हो गया, तो उसमें। और मैं टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था यहाँ, पांडे सर लोग का भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था और भी ज्वाइन किया था, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज़ यहीं का था। 10 क्वेश्चन पेपर मिले थे हम लोग को, 10 में मतलब मैं 7 बना करके गया था। तो रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था, वही 10 दिन का टाइम दिया। रीजनिंग में मेरे 5 क्वेश्चन ही बन पाए 10 में। और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन था, कंप्यूटर वाला हम लोग 2 किताब से पढ़ के गए थे, एक हरीराम पटेल का और एक और है, उसका नाम नहीं पता, मतलब दोस्त का किताब था। हाँ, मंथन, परीक्षा मंथन, हाँ परीक्षा मंथन का 2 किताब। मंथन से थ्योरी पढ़े थे और हरिराम पटेल से क्वेश्चन लगाए थे। लेकिन कंप्यूटर का उतना खास नहीं गया था, उसमें लगभग 8 क्वेश्चन ही, 9 क्वेश्चन उससे बन पाए थे केवल। तो मैं ज़्यादातर टेक्निकल ही पढ़ता था, नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, इसलिए क्योंकि मुझे पता था ना वेटेज कम है, टेक्निकल में मैं स्कोर कर सकता हूँ अगर बहुत अच्छा आएगा तो। अपना स्ट्रेंथ हमेशा पता होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही उन लोग को सोशल स्टडी में 100 में 95, 90 मार्क्स ऐसे मिलते आए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे ना। कुछ लोग इंजीनियरिंग करने आए हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट पॉलिटी में बहुत ज़्यादा रहता है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उन लोग अपना ये नॉन टेक वाला पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन किए ना ये वाला, आपको टेक्निकल पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या नॉन टेक्निकल? टेक्निकल ही अच्छा लगता है ना, तो टेक्निकल में ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। और नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही लीजिए। जैसे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन केवल आया था ना, जेई वाले पेपर में इंडिया वाले पोर्शन से केवल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के गया था पूरा। जो आर्टिकल हैं, शुरू के आर्टिकल जो 100 तक होते हैं ना, 150 तक, वहाँ तक ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है क्वेश्चन आने का, और प्रेसिडेंट से ज़्यादातर और फंडामेंटल राइट से ज़्यादातर क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तो उसको डीपली पढ़े थे, बाकी सबको ऊपर से पढ़े थे कि कौन से पार्ट में वो वाला आर्टिकल आता है, कौन से मतलब जो हम लोग का अमेंडमेंट नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ यार, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आ नहीं पाता है। अनुसूची जो होता है ना 12, शेड्यूल, हाँ शेड्यूल। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार करिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। अगर जिसका नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक है तो टेक्निकल पे आप फोकस करिएगा, और जिनका नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा रूम पार्टनर है, उसका नॉन टेक्निकल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मतलब वो हम लोग का WRD जेई में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उसका मार्क्स आया होगा। 33 वो सही करके आया था 50 में। इस बार WRD के पेपर में जो 15 नंबर का नॉन टेक था, उसमें आना था कॉन्स्टिट्यूशन, छत्तीसगढ़ और करेंट अफेयर्स, लेकिन पूछा क्या, 5 क्वेश्चन वर्ल्ड के करंट अफेयर का, 5 इंडिया के करंट अफेयर का, 5 छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का। ठीक, धोखा हो गया। लेकिन वहाँ पे तो जो नॉन टेक्निकल जिनका स्ट्रांग है उनको तो फ़ायदा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अब टेक्निकल में उन लोग थोड़ा सा कम परफॉर्म करे चल जाएगा, और हमारे लिए क्या है, हमारे पास ऑप्शन था नहीं। जो तो जिनका टेक्निकल स्ट्रांग है वो अपना और ज़्यादा स्ट्रांग करके रखे रहें ऐसे वाले मतलब सिचुएशन के लिए। और एक दो चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे पेपर आप दिलाते हैं ना, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के दिन। और क्या चीज़, टाइम मैनेजमेंट का ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए ना टेस्ट सीरीज़, और दूसरा है जैसे हम लोग को अल्टरनेटली
अल्टरनेटिवली हम लोग को एग्ज़ाम देना है कहाँ, OMR में। कभी कोई नोटिस किया है कि 3 घंटे के पेपर में OMR भरने में कितना टाइम लगता है? नोटिस किए आप लोग? आधा घंटा लग जाता है ना। जो साइको का पेपर होता है ALP मतलब RRB ALP, ये असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें साइको का पेपर होता है। वो पहले ना CBT नहीं हुआ करता था, वो पहले ऑफलाइन हुआ करता था OMR से। तो जो साइको का पेपर जो दिलाते थे जो एस्पिरेंट, उन लोग OMR शीट का पूरा बंडल रखे रहते थे और सुबह शाम खाली OMR प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। तो मैं वो करने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम से पहले जो है जो 0.5 mm के पेन से OMR टिक करते हैं, वो 0.7 या 1 mm के पेन से OMR टिक करें। पहला नंबर। एक शीट आती है 15 रुपये की, उसमें मतलब एक शीट रहता है, उसमें 10 पेजेस होते हैं OMR के, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए OMR भरने का, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका क्वेश्चन था ना, मैं वहीं शुरुआत कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम बच सकता है तो OMR भरने में है, ठीक है। तो आप पेंसिल लेकर जाइए और जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, पहले OMR में हल्का सा मार्क उस पर कर लिया करिए, ठीक है। मार्किंग हो गया, उसके बाद फिर 5 मिनट के अंदर जो है ना वो सारा एक साथ उस पर हम लोग उसको गोला कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम बच सकता है। ये अभी ऑनलाइन एक फ्रेंड ने बताया कि आधा घंटा लगता है OMR भरने में। बिल्कुल सही बात बताया। और ये OMR भरने वाला जो टाइम है ना, आपके नर्वसनेस पे भी डिपेंड करता है। चूँकि मेरा भी कोई एग्ज़ाम निकला नहीं था, देखिए मैं भी चूक रहा था। चूकना का मतलब क्या होता है कि आप अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकाले हों, ठीक ना। तो सेल्फ मोटिवेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सेल्फ मोटिवेशन है वही लास्ट मोमेंट पे काम आता है, ठीक ना। तो मेरा भी वहाँ पे हाथ थोड़ा सा शिवरिंग हो रहा था, दिक्कत जा रहा था। लेकिन ये OMR भरने वाला जो मतलब टाइम है उसको थोड़ा सा आप बचा सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पूछ रहे थे ना उस पर, और एग्ज़ाम वो SSC के लिए जो अभी बताया ना कि GS वाले पोर्शन में आप 10 मिनट टाइम दीजिए, ठीक है। टेक्निकल वाले पोर्शन में 50 से 60 मिनट टाइम दीजिए और बचे 50 मिनट में ये। तो ऐसे टाइम मैनेज किया करिए। व्यापम JEE का पेपर है तो इस पे आप लोग को 3 घंटे समय मिलता है। तो ऐसा करिए कि एक बार में मतलब सबका अलग अलग तरीका रहता है। किसी का 3 स्लॉट में क्वेश्चन बनाने का रहता है, किसी का 2 स्लॉट में रहता है, कोई एक ही बार में बनाता है। जैसे मेरे रूम में 3 लोग, तीनों का ये तीनों तरीका। जैसे एक बंदा है वो एक ही बार में जो 1 से चालू करता है तो सीधे 100 पे आके रुकता है और सब क्वेश्चन को बनाते जाता है। वो मेरे को पसंद नहीं आता उसका तरीका। एक है जो अभी सेलेक्टेड है किसी मतलब सहायक शिक्षक में है, वो एक और दोस्त है मेरा, वो 3 स्लॉट में बनाता है क्वेश्चंस को। उसको मैं देखा हूँ, फर्स्ट टाइम वो शुरू करेगा बहुत तेज़ी से 1 से लेकर 100 तक जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं एक बार बना लिया। 100 में मान लो 40 ही क्वेश्चन एक बार में बनाया, तो 40 क्वेश्चन तो परफेक्ट बने ना आपके, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कि हाँ। अब थोड़ा 1-8 मिनट का रेस्ट किया। वो बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मैं रेस्ट किया, पानी पिया, उसके बाद फिर सेकेंड स्लॉट में आया। सेकेंड स्लॉट में फिर से और 25 क्वेश्चन बन गए, 65 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड स्लॉट में मैं गोला मार के रखा था कि ये क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, तो थर्ड स्लॉट में उसको बनाया, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे और वो क्वेश्चन नहीं अखरेंगे आपको जो आपसे बनने लायक है, ठीक ना। जो इजी क्वेश्चन है ना वो नहीं छूटेंगे। मैं 2 बार में बनाया करता हूँ, जो पेपर है 2 बार में बनाया करता हूँ। एक बार में थ्योरी वाले और शॉर्ट मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मतलब आप तैयारी करिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को बनाना है, किसको छोड़ना है, ठीक ना। तो मैं 2 स्लॉट में बनाया करता हूँ। तो ऐसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन कर रहे थे, एक बार फिर से बोलिएगा। स्टैटिक जीएस के लिए बोला भाई कि दृष्टि का जो किताब होता है, दृष्टि का हाँ, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है, उस पर शो हो रहा है क्या?
फ़ोन भी नहीं है मेरे पास। स्टैटिक, हाँ देखिए आप स्टैटिक जीएस बोल रहे हैं, उसके बाद आपकी साउंड नहीं आ रही है एक्चुअली। देखिए मनोहर पांडे वाला किताब मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं प्योरली जो हूँ ना टेक्निकल सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, नॉन टेक्निकल में मेरा बहुत ज़्यादा कमांड नहीं रहा है। तो इसको ना आपको चुनेश्वर सर जो हैं वो अच्छे से बता पाएंगे, और जो हिमांशु सर हैं, हिमांशु सर का भी इंटरव्यू है, आप लोग को पता होगा। हिमांशु सर का प्री निकल चुका है, मेंस निकल चुका है, अभी इंटरव्यू है, तो वो बहुत अच्छे से रिकमेंड मतलब सजेस्ट कर पाएंगे। तो ये वाला पोर्शन उनके लिए रखते हैं, नॉन टेक्निकल वाला। बाकी अगर ओवरऑल आप देखें तो वही दृष्टि वाला किताब ही मैं रिकमेंड कर पाऊँगा, क्योंकि मैं वही बता पाऊँगा ना जो मैं खुद पढ़ा हूँ, अलग से थोड़ी। अब जैसे हमारे गेट एकेडमी जो कोचिंग सेंटर है, चाहे इंजीनियरिंग सर्कल कोचिंग सेंटर है, चाहे बाकी ये सब हैं, तो वहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, मेडीजी के या फिर एस एकेडमी के, उन लोग बोलते हैं कि मॉस पढ़ रहे हो तो मॉस टीमोशेंको की किताब से पढ़ो, एफएम पढ़ रहे हो तो सेंजल एंड सिम्बाला से पढ़ो। तो इंसान उसका नाम ही नहीं जानता है, किसी लाइब्रेरी में है। आप कभी सुने हो एफएम का किताब सेंजल एंड सिम्बाला? नहीं सुने हो? टीमोशेंको सुने हो, मॉस का किताब? ठीक है, आर के राजपूत से पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो वही है, मैं जो किताबें पढ़ा हूँ उसी को बता पा रहा हूँ, है ना। टेक्निकल की किताबें अगर पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ टेक्निकल। हाँ, बुक देखिए, मैं अपना बुक का स्टेटस बता रहा हूँ क्या है। डिप्लोमा में था ना मैं, 2014-15 से हम लोग का टेक्निकल स्टडी चालू हुआ, तो मैं हर सेमेस्टर किताब खरीद लेता था। सबके अलग अलग खर्चे होते हैं, लेकिन मैं अपना एक खर्चा मान के चलता था। जैसे मेरी सारी किताबें जो है ना, जब भी मैं परचेज़ किया हूँ उसमें ईयर ज़रूर लिखा हूँ कि इस ईयर में ये किताब खरीदा, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर मेरे सारी किताबों में लिखा हुआ है। मेरे पास लगभग सभी टेक्स्ट बुक है। तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए मैं रंगवाला की किताब कई बार पढ़ चुका हूँ। तो इस WID-JEE में बिल्डिंग मटेरियल किताब से पढ़ना नहीं पड़ा था मुझे, केवल शॉर्ट नोट से पढ़ना पड़ा था। और शॉर्ट नोट्स और दूसरा SSC-JEE, इससे अलग मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सर्वेइंग के लिए। सर्वेइंग के लिए BC पूनमिया का किताब मैं फॉलो करता हूँ। कई लोग दुग्गल का पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग फैमिलियर थे BC पूनमिया से, एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है 10 किताब को एक बार पढ़ने से। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। कभी कभी होता है कि इस किताब की जगह उस किताब से कुछ डेटा ले लिया जाता है, लेकिन वो एलिमिनेट भी हो जाता है। इस बार भी 8 क्वेश्चन एलिमिनेट हुए हैं, आपको पता है। उसमें 3-4 क्वेश्चन मेरा भी फंसा था, तो ऐसा होता है। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं सारा किताब आपको डिटेल दे सकता हूँ, बता दूँ या फिर रहने दूँ? बता दूँ। सर्वेइंग के लिए BC पूनमिया का किताब, ठीक है। इरिगेशन के लिए मैंने दोनों किताब का मतलब BC पूनमिया का किताब और SK गर्ग दोनों किताब को फॉलो किया था। ये जब फ्री टाइम था तब मैं पढ़ चुका था, और जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले था तो BC पूनमिया के हिसाब से पढ़ा था, क्योंकि जो सिलेबस था ना वो उससे काफ़ी मैच कर रहा था। जो सीरीज़ था लाइन बाय लाइन, BC पूनमिया वाला किताब इरिगेशन के लिए। हाइड्रोलॉजी के लिए कोई किताब प्रीफर नहीं किया था मैंने। जो मॉस है, मॉस आर के राजपूत से ही पढ़ता हूँ मैं भी। हाईवे है, हाईवे का एक ही किताब रहता है, SK खन्ना एंड CG जस्तो, ठीक है। रेलवे किताब से नहीं पढ़ा था, शॉर्ट नोट से पढ़ा था। ब्रिज इंजीनियरिंग जो है उसको टेलीग्राम में जो स्टडी मटेरियल मिलता है ना, ऐसे ही रैंडमली पढ़ लिए थे ब्रिज इंजीनियरिंग के लिए। जियोटेक है, उसको किताब से पढ़ने का कोशिश, BC पूनमिया के किताब से पढ़ने का कोशिश तो मत करिएगा, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से M.Tech करते हैं उन लोग के लिए वो किताब सही है। उसके लिए गोपाल रंजन का किताब थोड़ा बेहतर है, ठीक है। लेकिन मैं बुक फॉलो नहीं कर पाया था जो सॉइल मैकेनिक्स है, उसके लिए सॉइल मैकेनिक्स नोट से ही पढ़ा था, ठीक है। और बच गया FM जो बंसल वाला किताब है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली टाइप का किताब है। RK बंसल वाला जो किताब है, मतलब आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं और सभी पोर्शन लगभग कवर हो जाते हैं। और क्या क्या सब्जेक्ट छूट गया? कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसको भी नहीं पढ़ा था किताब से। उसके लिए MS शेट्टी का किताब है मेरे पास,
वो बाइबल बोला जाता है क्वांटिटी टेक्नोलॉजी का, उस किताब को, लेकिन बुक से नहीं पढ़ा था उसको। मतलब ओवरऑल 5 सब्जेक्ट ही हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट जो मैंने बुक से पढ़े थे, बाकी सब नोट्स और क्वेश्चन के भरोसे ही मैं गया था। जो प्रीवियस ईयर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा याद रखना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन, कुछ लोग तो ऐसे भी है ना जिनको आंसर क्वेश्चन देके उसके बाद उन लोग बता देंगे कि इस वाले बुक में ये आंसर है, उस वाले बुक में ये आंसर है, समझ गए ना। तो आप कितना आप समय दे रहे हो ना उसके ऊपर है। तो टाइम दीजिए, अभी आप लोग के पास सबसे गोल्डन टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी लेट है थोड़ा। एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन आने लेट है, इसका मतलब आपके तैयारी करने से पहले तक मतलब तैयारी जब तक आपका कंप्लीट होगा तब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी इत्मीनान से आप लोग अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको पकड़िए। अभी स्टील स्ट्रक्चर आप लोग से बनता है? नहीं बनता। स्टील स्ट्रक्चर FM मॉस को तो मत बोलिए यार, मॉस इसलिए क्योंकि मॉस अगर नहीं बनेगा तो मॉस से रिलेटेड स्ट्रक्चर भी है आपका। हालांकि इस बार व्यापम जेई में नहीं आया था, लेकिन इससे पहले स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। और अगर PWD का पोस्ट सैंक्शन हुआ अगर बाय द वे, तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन रहेंगे ही, क्योंकि PWD वाला पेपर 70 पोस्ट आया था 2019 में, उसे 25 क्वेश्चन थे मॉस और स्ट्रक्चर मिला करके, ठीक ना। तो आप क्या स्टील स्ट्रक्चर्स कैसे पढ़ता था? SK दुग्गल का किताब है स्टील का LSM वाला, ठीक है, वहाँ से पढ़ता था। और एक एस एकेडमी का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा उसमें, टेलीग्राम वगैरह में। तो उन लोग एस एकेडमी वाले, चाहे कोई भी टीचिंग सेंटर है ना, उन लोगों का स्टडी मटेरियल जो रहता है बनाया हुआ रहता है और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, टू द पॉइंट रहता है। तो मैं वहाँ से फॉलो किया था। जो उन लोग सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडेबल होता है कि आप बस नोट्स को फॉलो करते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। और उसके बाद एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद तुरंत आप क्वेश्चन लगा लीजिए, हो जाएगा उतने में स्टील स्ट्रक्चर। और बाकी आप लोग कोचिंग सेंटर में हैं, आप लोग इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके फिर से बोलिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल दोनों को मिक्स नहीं किया। मैं इंजीनियरिंग में था, मेरा एक मन था कि आगे और हायर स्टडी पे जाऊं। जैसे डिप्लोमा में था तो हमारे मेंटर बोलते थे कि बीटेक कम से कम करना ही चाहिए आप लोग को। तो बीटेक कहाँ से करें? तो सर बोले कि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर अच्छे होते हैं, चले जाओ। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अब बीटेक किए। अब यहाँ आके पता चला कि रेस अभी और आगे तक है। तो फिर 3rd ईयर में ही कुछ लोग को देखा देखी कि हाँ गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी चला गया। इच्छा था मुझे भी कि मास्टर्स करना है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन मेरा काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन है। तो गेट का प्रिपरेशन उस टाइम पे कर रहा था, लेकिन जब देखा कि उतना अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मेरा M1 M2 M3 तीनों बैक लगा हुआ था, ठीक है। तो जब भी कोचिंग में मैथ्स पढ़ाते थे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था। 10th के बाद किया था, इस वजह से दिक्कत होता है। 11th 12th मैंने नहीं पढ़ा है। तो गेट का प्रिपरेशन जब मैं किया, गेट एग्ज़ाम दिलाया, क्लियर हो गया। लेकिन मुझे जो गाइड करते हैं, सबके अपने अपने कुछ होते होंगे ना, आप किसी के भैया, किसी के मामा, किसी के चाचा, इस टाइप से। तो मुझे गाइड करने वालों ने कहा कि लोकल कॉलेज से एमटेक मत करना। कई लोग होते हैं ना, स्टाइपेंड के लिए ज्वाइन कर लिए, स्टाइपेंड के लिए मास्टर ज्वाइन कर लिए, डिग्री के लिए ज्वाइन कर लिए। आपको अगर नॉलेज गेन करना है तो अच्छे IIT से या NIT से मास्टर्स करिए, ऐसा मुझे कहा। लेकिन मेरा उतना अच्छा नंबर नहीं आया था, 35 नंबर था मेरा केवल, तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, इसलिए मैं वो वाला प्लान स्किप कर दिया। अब दोबारा गेट दिला रहा, इससे पहले कोविड आ गया, ठीक है। अब उससे थोड़ा मैश हो गया चीज़ें, अब थोड़ा सा मेरे को ट्रैक से हटना पड़ा। अल्टीमेटली मेरा एम जो है वो SES के लिए ही था, अभी भी SES के लिए है, अभी भी SES के लिए है। लेकिन मतलब मास्टर्स करने के बाद भी आप देखिएगा तो लोग आके JEE और AE का ही तैयारी करते हैं ज़्यादातर लोग, जो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, ठीक ना। या तो फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो ES के लिए। अब ES के लिए सीट कितनी आती है? 200-300 ऑल इंडिया लेवल पे। तो सबको तो ES करने को मिलेगा नहीं ना, लास्ट में यही ऑप्शन बचेगा।
तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों एक साथ तैयारी किया, ठीक ना। उसके बाद मैंने स्विच कर दिया अपने इस वाले कोर ब्रांच में, ठीक ना। तो SES के हिसाब से ही पढ़ने लगा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा खा पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में मैं छत्तीसगढ़ का पोर्शन में लास्ट ईयर ही पढ़ना चालू किया हूँ। उससे पहले इंडिया का पोर्शन पढ़ता था SSC के लिए। चूँकि मैं अंडर एज था, अंडर एज मतलब एज कम था मेरा, तो मैं स्टेट का जो PWD वाला और नगर निगम वाला पेपर है उस पर सिलेक्शन नहीं हो सकता था। हालांकि तैयारी करके मैंने भी दिया था, अंडर 500 रैंक ही था उस समय भी, PWD और नगर निगम वाले पेपर में भी। लेकिन सेलेक्ट भी हो जाता तो जॉब तो मिलता नहीं अंडर एज होने की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा था। तो एक ही डायरेक्शन में रहिए, है ना, और समय दीजिए। CIL में देखिए एक बार मैं दिलाया हूँ केवल CIL का, उसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहता है ना। अच्छा, गेट स्कोर से लेता है, उसका आइडिया नहीं है मैम मेरे को। CIL का उतना आइडिया नहीं है। एक बार मैं दिलाया था, उस समय कट ऑफ काफ़ी हाई जाता था, 155 के आसपास 200 में। उस समय CIL अपना खुद का पेपर लेता था। हाँ, 2 बार से गेट स्कोर से ही लिया है। एक जो है मेरे पहचान में केवल एक ही बंदा है CIL में, मेरा जूनियर है, वो CIL SECL में उसका जॉब लगा, माइनिंग डिपार्टमेंट से था। उसका 155 रैंक था ऑल ओवर इंडिया माइनिंग डिपार्टमेंट से, तो उसका हो गया था सिलेक्शन। बस इतना ही बता पाऊँगा CIL का। हाँ, आप पेपर सॉल्व करेंगे तो अलग अलग ही मिलेगा आपको। जो CGPSC का आप देखेंगे तो 2014 से पहले का क्वेश्चन पेपर है। 2014 का ही पेपर ले लीजिए ना CGPSC का। क्वेश्चन ये है कि CGPSC का जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है और व्यापम का पैटर्न रहता है वो क्या अलग अलग रहता है या सेम रहता है, ठीक ना। तो उसी का आंसर कर रहा हूँ कि 2014 में जो पेपर हुआ था उस पर लोग ना मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले पाए और पोस्ट पूरा खाली चला गया। बहुत टफ पेपर आया था और प्लस उस समय 5 ऑप्शन होते थे और सबसे खतरनाक ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 14 का पेपर देखेंगे तो बहुत हार्ड था। उसके बाद 15 में फिर से हुआ था AE का पेपर, वो रिलेटिवली बनने लायक था। उसका रीजनिंग और FT वाला पोर्शन आसान था और GS वाला भी पोर्शन आसान था। उसके बाद फिर 16 में फिर से हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर था। उसके बाद 17 में फिर से हुआ। 17 वाले में क्या हुआ था आपको बता दूं कि किसी एक सेट पे 1 से लेकर 75 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन A कर दिया। अब उसके लिए विवाद हो गया, हाँ उसके लिए जो है कुछ विवाद हो गया था, तो पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ा। वो मतलब एस्पिरेंट का ये कहना था कि कुछ सेटिंग रहा होगा, इसलिए 1 से लेकर 75 तक ऑप्शन A कर दिया है। जिसको पता होगा वो तो A मार करके आगे निकल जाएगा, ऐसा करके वो रद्द हुआ। उसके बाद 2020 वाला पेपर आसान आया था, 19 वाला पेपर और 20 वाला पेपर, और 21 वाला पेपर अभी थोड़ा सा रिलेटिवली टफ आया। तो इस पैटर्न को देखिएगा ना तो हाई लो हो रहा है, ठीक है। ये CGPSC का बात कर दिया। अब व्यापम वाला है, व्यापम वाला लगभग ना मॉडरेट ही रहता है, हाई नहीं जाता है व्यापम वाला पेपर, मॉडरेट रहता है या फिर इजी चला जाता है। और दोनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि जो हमारी कमेटी है जो क्वेश्चन बनाने वाली, दोनों संस्था अलग अलग है ना, CGPSC और CG व्यापम, दोनों वहाँ के जो लोग हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो तो अलग अलग हैं। तो दोनों को आप तैयारी देखिए, किसी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं और उसको ये मत सोचिएगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो व्यापम बनेगा, PSC नहीं बनेगा, PSC बनेगा व्यापम नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचिए। तैयारी एक ही होगा, ठीक ना। वो मिक्स बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोनों में, PSC में भी और व्यापम में भी। और PSC में आप देखिएगा ज़्यादातर ES के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। बहुत लंबा सेशन चल जा रहा है यार, बोर हो गए आप लोग। मेरे को आइडिया, मतलब मेरे को ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं है इतना लंबा बात करने का, ठीक ना। हाँ, एक्सपेक्टेड सिलेबस, अभी WRD का सिलेबस देख लिए।
उस पर आप स्ट्रक्चर ऐड कर दीजिए और आरसीसी का जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे आरसीसी में केवल फर्स्ट चैप्टर को बोला था ना, और रिटेनिंग वॉल और डैम बोला था। मैं जो बोलता हूँ समझ में तो आता है ना आप लोग को, सिलेबस देखे तो है ना WRD का, ऐसा तो नहीं है ना मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब सिलेबस देख चुके हैं, ठीक ना। उसमें 10 पोर्शन था ये वाले में, WRD वाले में, उसमें स्ट्रक्चर को और ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उसमें आरसीसी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको और ऐड कर लीजिए। और जो सॉइल मैकेनिक्स का फाउंडेशन वाला पोर्शन है, सॉरी व्यापा में फाउंडेशन वाला पोर्शन नहीं पूछता है, तो बस इतना ही और ऐड कर लीजिए, बस उतना ही वेरिएशन होगा, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन स्ट्रक्चर को ऐड कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर PWD का पोस्ट आया तो फिर स्ट्रक्चर देता ही है। हाँ, तो क्यों हटाए थे वो? अच्छा ये बताइए, जो डिप्लोमा वाले भी हैं, मतलब बहुत विवाद देखा हूँ मैं भी ग्रुप में जुड़ा था, डिप्लोमा संघ भी बना था अलग से, क्योंकि मैं भी डिप्लोमा वाला ही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि उन लोग के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ। और बीटेक किया मैंने, वो भी कर सकते थे, बीटेक नहीं किए तो भी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके कॉलेज में 10 सब्जेक्ट है, 10 में 10 का पढ़ाई करवाए थे? एक आध सब्जेक्ट खुद से पढ़ना पड़ा होगा, 0 से लेकर आखिरी तक। एक ही सब्जेक्ट ना एक्स्ट्रा है डिप्लोमा वालों का, वो भी समझे ना इस बात को, स्ट्रक्चर ही तो है। यूट्यूब में बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, 35 से 40 लेक्चर में, 35 से 40 घंटे में आप मॉस पढ़े हैं ना। स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्स्ट्रा है बताइए ना। एक इनडिटर्मिनेंसी वाला पोर्शन है, इनडिटर्मिनेंसी। चलिए स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना हम लोग। स्ट्रक्चर एकदम क्विक, बस टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, डिप्लोमा वालों के लिए है ये वाला। पहला चैप्टर है इनडिटर्मिनेंसी। डिप्लोमा वाले पहले समझे कि स्ट्रक्चर जो होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। वो बेसिक चीज़ है, उसको आना ही चाहिए सामने वाले को, ठीक है। अब चूंकि एनालिसिस करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है। स्ट्रक्चर में अननोन क्या है, फोर्स वाली क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी। इसीलिए हम लोग इनडिटर्मिनेंसी फाइंड करते हैं कि वो किस डिग्री ऑफ फ्रीडम या किस डिग्री से वो इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, इसके ना 4 या 5 अलग अलग मेथड हैं। कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, ट्री कट मेथड, लूप मेथड, ठीक ना। कुछ बेसिक मेथड है, कुछ फार्मूला बेस्ड है। जैसे इसके भी फार्मूला जो है ना एकदम ट्रिकी है भाई। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई फ्रेम या फिर बीम, और उसमें DS निकालना है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, ठीक है। तो इसका फार्मूला, अगर फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3m + r - 3j, और माइनस अगर वो प्लस अगर कोई रिलीज रिएक्शन है, जैसे इंटरनल हिंज वगैरह है, तो वो। अब इस फॉर्मूले में है क्या ये बताइए। तो मेंबर है, ठीक है। मेंबर में 3 अननोन होंगे अगर वो 2D रहेगा, तो 3D रहेगा तो 6 अननोन होंगे। अब वो भी कैसे, तो उसको भी डिटेल में एक बार मैं बता ही देता हूँ। थोड़ा सा ना और टाइम लूँगा मैं, मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ना, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। आप रोड देखते हैं, रोड में कभी कभी ऐसे कुछ स्वागत मतलब किसी का गेट वेट रहता है ना, ऐसा पोर्टल फ्रेम में सिंपल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है पोर्टल फ्रेम। ये यहाँ पे लिखा है सुंदरनगर आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा कुछ रहता है ना, समझ गए। मान लीजिए कंक्रीट का बना हुआ है, अभी मैं इसमें एज्यूम करके चल रहा हूँ ना। इसमें इधर से रस्सी ऐसे बांधा हुआ है, इधर से रस्सी बांधा हुआ है, ठीक है। इस पर कुछ वर्कर आके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसके रोड के अलॉन्ग ऐसे कुछ विंड आ रही है, ठीक है। विंड जो है इधर से आ रही है। मैं कहने का मतलब ये है ना, इसमें सभी डायरेक्शन से लोड लग रहे हैं, ठीक। ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ लोड्स, 2 लैटरल्स एंड 1 एक्सियल वर्किंग हियर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसका ये वाला सेक्शन कट करके यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक्सिस में शो करता हूँ, ठीक। ये इसका एक्स एक्सिस है, एक्सियल वाला, और ये 2 ठो है वो लेटरल वाला पोर्शन है, ठीक है। जैसे ये बीम हो गया, इसको अगर
यहाँ का बीम मान लें, ठीक है, तो ये एक्सियल वाला पोर्शन हो गया और 2 लेटरल होगा, एक लेटरल ये, एक लेटरल ये, वो एक्स वाई अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हो या फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो। तो इसमें जो एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको एक्सियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, और जो लेटरल में रहता है वो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स इन वाई, शियर फोर्स इन ये वाई और ये जेड, ठीक है। और एक्सिस पे जो मोमेंट लगता है ये एम एक्स है, इस एम एक्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन, ठीक। ये हो गया एम वाई शियरिंग फोर्स एम वाई, और ये शियरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, इसके अलॉन्ग अगर लगता है तो। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 3D लोडिंग थी ना, लेटरल डायरेक्शन, दोनों लेटरल डायरेक्शन से आ रही थी, तो अननोन क्वांटिटी कितने हो गए, 2 शियर फोर्स, 2 बेंडिंग मोमेंट, एक टॉर्सनल मूवमेंट और एक एक्सियल मूवमेंट, 6 अननोन क्वांटिटी हो गई एक मेंबर में। यही तो इस फॉर्मूले में है। अगर ये 2D रहता, मतलब प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्लेन ऑफ लोडिंग दोनों सेम होता, तो मतलब कि ये प्लेन, एक ही प्लेन में केवल वर्टिकल लोडिंग लग रहा होता, तो इसमें जो लेटरल डायरेक्शन के मोमेंट हैं वो नहीं आते, तो वहाँ पे केवल 3 अननोन रह जाते हैं। 3 अननोन क्या क्या होते हैं, जो 3m लिखे हैं, तो 3 अननोन 2D स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं बताइए। हाँ, ठीक है, एक बेंडिंग मोमेंट होता है और 2 फोर्स होते हैं, Fx, Fy एंड Mz, ठीक है। तो वही है स्ट्रक्चर का जो पहला, जो मैं अब वापस से उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। जैसे ये जिन लोग डिप्लोमा वाले जो है ना, उन लोग इस वाले चैप्टर को यूट्यूब से या फिर खुद से भी पढ़ सकते हैं, गुप्ता एंड पंडित का। जैसे स्ट्रक्चर की बहुत सारी किताबें हैं, कोई एक किताब से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। CS रेड्डी की किताब है, ठीक है, गुप्ता एंड पंडित की किताब है, रामानुथम की है, BC पूनमिया की है, ये सारी किताबें, सब में अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेंसी के लिए गुप्ता एंड पंडित का किताब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इनडिटर्मिनेंसी वाला पोर्शन हो गया। दूसरे में इंजीनियरिंग के सिलेबस में दूसरे में दिया है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो मॉस में भी पढ़ना ही पड़ता है, तो उसका तो जिक्र ना करें। जो डिप्लोमा वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसका जिक्र ना करें। उसके बाद क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, ILD एंड रोलिंग लोड, मतलब रोलिंग लोड एंड ILD, आर्च और अदर मेथड्स में अब मेथड ऑफ स्ट्रक्चर में 3 मोमेंट्स थ्योरम और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये डिप्लोमा के सिलेबस 6 सेम में है, 6 सेमेस्टर के स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में है। तो और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से भी आता है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन 3 मोमेंट्स थ्योरम से पूछता है, क्लैपेरॉन्स 3 मोमेंट्स थ्योरम और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और स्टिफनेस निकालने के लिए पूछता है। बच गया कुछ अदर मेथड में कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, और ज़्यादातर केस में पूछता है कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कौन सा फोर्स मेथड है। तो इतना एक्स्ट्रा चीज़ को डिप्लोमा वाले पढ़ लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तो पेपर का डेट आया नहीं है, ठीक ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, डेली अगर 4-4 घंटे भी निकाल रहे हैं केवल एक सब्जेक्ट के लिए, अपना एक हफ्ते जो है ना वीकेंड पे चले जाएं इसके लिए, बस वीकेंड इन द सेंस स्ट्रक्चर का वीकेंड है हमारा, ये मान करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप समय दे दीजिए डिप्लोमा वाले, तो फिर स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा। उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए ना, समझ रहे ना। अगर डिपार्टमेंट वाले आप PWD में जाके जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है इनडिटर्मिनेंसी क्या है, और आपके सीनियर आपको डांट रहे हैं, अच्छा लगेगा उस समय जाके पढ़ने पे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इंजीनियरिंग लाइन में घुस रहे हैं तो जीवन भर आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी कभी। आज एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो, कल सर्वाइव करने के लिए पढ़ोगे। जैसे जो हाईवे का काम कराते हैं ना, उनका मोर्थ के जो कोड होते हैं, मोर्थ नाम सुने हैं आप लोग, मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, इसका 6 रिवीजन आ चुका है। जैसे नया रायपुर है वो 4th रिवीजन से बन रहा था, फिर कुछ दिन एक्सटेंड और हुआ तो 5th रिवीजन के हिसाब से कुछ रोड वहाँ के डिज़ाइन हुए, अभी 6th रिवीजन इसका चल रहा है मोर्थ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप PWD में चले गए, उसका बिल्डिंग एंड रोड वाला सेक्शन आपको मिल गया
तो बस हो गया, बस मिल गया तो मिल गया, जॉब कर रहे हैं। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसमें याद रखना पड़ेगा कि जो थिकनेस कितनी रखनी है, टफनेस का लिमिट क्या होता है, टॉलरेंस कितना होता है, ये सब रखना रहता है। तो स्ट्रक्चर भी आप लोग पढ़िए, डिप्लोमा वाले हैं वो, क्योंकि उससे सब। और कुछ क्वेरी होगा तो बताइए, काफ़ी टाइम हो गया ना, क्योंकि और कुछ गलती होगा तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि आइडिया नहीं है ना मुझे, ठीक है ना। सर लोग बहुत हेल्प करते हैं, है ना। आप लोग बहुत, बोल रहा हूँ ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पोस्ट आएंगे, प्लस आप कोचिंग सेंटर में हैं, रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपके पास 3-3 AE हैं, 3-3 AE मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है, समझ रहे हैं ना। और पांडे सर का बिहेवियर आप जानते ही हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा, जब हम लोग का CSEB का पेपर था, तब एक मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। CSEB के पेपर के 4-5 दिन पहले पांडे सर और गुप्ता सर आए थे मेरे रूम में, ऐसे ही कैजुअली ऐसे ही। और उस समय पहली मतलब एक होता है ना कि आप तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए तो अब एकदम नॉर्मल सी बात हो गई होगी कि हाँ SCS टॉप रैंक 1 है, वो हम लोग को पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा वो बड़ी बात थी, ठीक ना, कि कोई रैंक 1 होल्डर है, वो आ रहा है हमारे रूम में, हमसे बात कर रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, तो बड़ी बात होती है। क्योंकि जब तक आप किसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, तब तक चीज़ों को बहुत, वो मिल गया तो मतलब नहीं मिला, नहीं मिला तो सोना है, मिल गया तो माटी है, ऐसा सोचते हैं ना, ठीक है। तो उस समय हम लोग के लिए सब सोना ही था, समझ गए ना। जॉब पाना वो एक तरह से खा भी था, ये मान के चलिए। पूरा होने के बाद कुछ दिन खुशी रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो सर लोग आए, बहुत अच्छे से गाइड किए। मैं उस समय भी बहुत इंस्पायर हुआ था पांडे सर से, ठीक ना। बहुत सीधा प्रवृत्ति, जैसा उनका मिजाज है वैसा ही उनका रैंक है। तो उनका नंबर जो मैं देखा ना, उनका डेट ऑफ बर्थ भी देखा, और ज़्यादा मोटिवेशन आया, इतने यंग एज में रैंक 1 ले लाया। तो तभी से मैं भी अपने मन में एक माइंडसेट बना के रखा था कि कभी SCS में ऐसा कोशिश ज़रूर करूँगा कि रैंक 1 के लिए पढ़ाई करूँ, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करूँ। और ये रैंक 1 के लिए पढ़ाई करूँ ऐसा सोचकर आप तैयारी करिएगा ना, तो डेफिनेटली आपका जॉब तो लग ही जाएगा। चलिए रैंक 1 आए चाहे ना आए, रैंक 1 भी आ जाएगा, समझ रहे हैं। और ये जर्नी जो होता है ना, हम प्रिपरेशन का जर्नी, वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। कभी आप हाई रहेंगे, कभी आप लो रहेंगे। तो समय समय पर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन रखा करिए, ठीक है, सोचा करिए। और एक मेंटर तो ज़रूर बना के रखिए, 10 मेंटर नहीं, एक मेंटर ऐसा जिससे आप हमेशा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, ठीक ना। चाहे वो आपके गुप्ता सर हो गए, चाहे निर्मल पांडे सर हो गए, या फिर कोई और भी अगर हमारे स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, उनको आप मेंटर बनाकर ज़रूर रखिए। और उनको अपने माइंड में हमेशा सोचा करिए कि हाँ सर ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा ऐसा बोलते थे, ठीक ना। ठीक है, फिर यही तक सेशन रखते हैं। कभी फिर मौका मिला तो आऊँगा, है ना। अगर मेरी पोस्टिंग रायपुर में रही तो एक आध क्लास मेरे से पढ़ कर देखिएगा, अच्छा लगा तो। कुछ क्वेरी वगैरह है तो तैयारी से लेते हैं। किताब देखिएगा जैसा भी बता रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी और फ्रेशर जो होते हैं वो ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए एक चीज़ है, अभी जो पेपर एनालिसिस किए टेक्निकल का जो आया हुआ था, तो जनरली लोग होते हैं गुप्ता एंड गुप्ता से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ते हैं, ठीक है। और ESE और SSC 3 किताब पढ़ते हैं, यूथ पढ़ते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं, एक गुप्ता और खुरमी का किताब आता है मिक्स। खुरमी जो ये सेकंड नंबर में बताया ना, सॉरी हाँ बताया था, गुप्ता एंड खुरमी का मिक्स किताब होता है, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो उसको जनरली कोई नहीं पढ़ता है। फर्स्ट राउंड में अगर बहुत कम टाइम पे परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तैयारी करके पहला अटेम्प्ट आपका रहेगा, तो उस पहला अटेम्प्ट में आपका अच्छा तैयारी है तो ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर एक अटेम्प्ट देने के बाद आप देखते हैं एक मिनट रुकिएगा, गुप्ता सर कुछ बोल रहे हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका कंटेंट सीमित होता जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि इस बार जो SCS का परीक्षा हुआ है, इस बार जो SCS का परीक्षा हुआ है उसमें ये जो खुरमी और इसका जो किताब है उसमें से लगभग 40 सवाल डायरेक्टली आया है। उसको जनरली स्किप कर देते हैं लोग, आसान है लेकिन स्किप कर देते हैं।
लेकिन स्टार्टिंग में तैयारी होने के बाद पहला राउंड में आदमी रखता है, दूसरे राउंड तीसरे राउंड में नहीं रखता उस किताब को, ये कोई प्रीफर करता है। तो पहला जो राउंड होता है तैयारी का जो फेस होता है, वहाँ पे आप कंटेंट बढ़ा सकते हैं, बाद में पढ़ाने का मन ही नहीं करता। हाँ आपका तैयारी होने के बाद आप सीमित चीज़ों में रहेंगे। इसलिए क्या होता है, कभी भी देखेंगे जो फर्स्ट रैंक रहता है जनरली जब वो फ्रेशर होता है, पहला अटेम्प्ट होता है, टॉप 10 में अगर ऊपर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कम एज वाले हैं वो ऊपर में आपको दिख जाएंगे, लिस्ट कभी भी निकालेंगे। तो उसका यही होता है कि कंटेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे नॉलेज होता है, परीक्षा का नॉलेज होता है, तो कंटेंट को सीमित कर देते हैं, फिर वो तैयारी करना चालू कर देते हैं। ये सब बहुत सारा फर्क पड़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ाना है, अचानक से नहीं बढ़ता है। तो होता जाएगा, परीक्षा नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से करना है आपको। वो खुरमी वाली जो किताब बता रहे हैं सर, वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना। अगर आप लोग उसको, आसान सा किताब है, उसमें थ्योरी भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया है, एकदम सिंपल सिंपल, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है ना। एक बार फॉलो करिएगा उसको भी। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से पूछते हैं, क्योंकि वो इंडिया लेवल का किताब है ना। इसके अलावा एसीएस का और आने वाला है, जिसका ऐसा है कि फरवरी में शायद एग्ज़ाम होने का है। हाल ही में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है अक्टूबर में शायद। तो उसका जो परीक्षा है वो फरवरी में होने का है, तो उसी को टारगेट करके चलिए, जनवरी फरवरी तक जो है हमारा जो सिलेबस है वो हो जाएगा पूरा, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, 1.5-2 महीना वाला सिस्टम नहीं है, 2 महीने वाला नहीं है, पूरा 6 महीना चलेगा। समय लीजिए, ईएससी को एकदम टारगेट करेंगे, ईएससी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जितना भी डाउट रहेगा अंदर नहीं रखना है, डाउट पूछेंगे यहाँ पे आके तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा उठाना जरूरी है, नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो बनना है वो बनेगा, नहीं करेंगे तो भी बनेगा, नहीं बनेगा उससे क्या है ना, उसका फ़ायदा उठाना है, पूछना है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जो भी सब्जेक्ट रहता है वो चलता है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए उसके डाउट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ब्रेक ले लीजिए, तो छत्तीसगढ़ की क्लास होगी, ठीक है। सर कुछ पूछना हो? मेरा रैंक 43 था और मेरा मार्क्स था वो 106 पॉइंट समथिंग था, अब एग्जैक्ट नहीं पता पॉइंट के बाद। और कुछ, ठीक है। फिर बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, वेलकम, ठीक है सर। थैंक यू। और जस्ट मोटिवेशनल के तौर पे लीजिएगा और एक समय के बाद तैयार हो जाइएगा, समय लगता है। फोटो ले